आजादी की मांग, बलूचिस्तान का महासंग्राम। ये बलूचानी माचो, ये बलूचानी चुप, ये बलूचानी। जिन्ना का बड़ा धोखा, पाक सरकार को मौका। हत्या और दमन, कैसे होगा कलात में अमन। 3 मरतबा ने अगवा किया गया 7 महीने तक, और वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद की गई थी। मेरे अबूजान कहते थे कि इस तरह, यानी कि 2 माह तक उन्हें नींद बिल्कुल नहीं दी जाती थी। 2 माह तक बस वो लटके रहते। 11 अगस्त का विद्रोह, टेररलैंड में राजद्रोह। बलूचिस्तान का मिशन आजादी। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल और पाकिस्तान की जमीन का 44% हिस्सा, लेकिन आबादी सिर्फ करीब 5 से 6%। समंदर से लेकर गैस, सोना, तांबा और दूसरे बेशकीमती खनिजों तक बलूचिस्तान के पास वो सब कुछ है जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि जिस जमीन के संसाधनों पर पाकिस्तान की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और रणनीति टिकी है, उसी बलूचिस्तान में आजादी के नारे क्यों गूंज रहे हैं? 11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादी आजादी दिवस मना रहे हैं। उनका दावा है कि 1947-48 में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनके संसाधनों का इस्तेमाल हुआ और उनकी आवाज दर्शकों दबा दी गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है बलूचिस्तान उसका भिन्न हिस्सा है और अलगाववाद को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दर्शकों, तो आज सवाल सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, सवाल 1948 के विलय से लेकर आज तक के उस रिश्ते का है जिसमें एक तरफ पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान हमारा है, दूसरी तरफ बलोच राष्ट्रवादियों की हुंकार है कि बलूचिस्तान आजाद है, आजाद रहेगा। आखिर बलूचिस्तान में आजादी की आग क्यों नहीं बुझ रही? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांति उसके लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा? और दर्शकों, क्या 11 अगस्त का आजादी का दिवस पाकिस्तान के लिए आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत है क्या? बहरंग बलूच को सुनिए, वो मानवाधिकार कार्यकर्ता जो सालों से बलूचियों के हक की लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है। 3 मरतबा ने अगवा किया गया 7 महीने तक, और वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद की गई थी। मेरे अबूजान कहते थे कि इस तरह, यानी कि 2 माह तक उन्हें नींद बिल्कुल नहीं दी जाती थी। 2 माह तक बस वो लटके रहते थे, और बहुत सी ज़्यादा तशद्दुद, ज़हनी भी जिस्मानी भी, यानी खाना तो बस बिल्कुल 7 महीने तक बस थोड़ा थोड़ा देते थे। जी, वो अक्सर औकात नहीं कहते थे क्योंकि वो डरते थे कि कहीं हम लोग जब भी वो बताते थे तो हम लोग रोने लगते थे, इसलिए बस वो कुछ कुछ बात ही बताते थे कि इस तरह मुझे मारा करते थे। और 2 महीने तक उन्होंने बिल्कुल, जब भी यानी इस तरह उनकी ड्यूटी होती थी कि 7 महीने उन्होंने बिल्कुल धूप देखी ही नहीं थी, कि बिल्कुल अगर मेरी आंखें बंद भी होती थी तो आकर मुझे मारते थे कि मत सो, जागो, उठो। जब निकले थे तो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत पतले हो गए थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनकी टांगें बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल उनका चेहरा जिस तरह उनकी आंखों के गिर्द हल्के बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी बिल्कुल वो, क्योंकि फिर 7 महीने बाद हम लोग उन्हें ज़्यादा नहीं देख पाए क्योंकि वो जेल में हुए इसके बाद ना, तो इस वजह से कि मेरी छोटी बहन जब उस वक्त पैदा हुई थी, जब मेरे अबूजान हुआ हुए थे, करीबन 1 माह या 2 माह गुजरा था मेरी छोटी बहन को, और जब वो रिहा हुई तो मेरी बहन उसे पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये अब्बू हैं। बहरंग बलूच को सुना, उनकी आंखों में बह रहे आंसू को भी देखा होगा। अब देश का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या 11 अगस्त को बलूचिस्तान का आजादी दिवस मनाना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है? दर्शकों, सवाल नंबर 2, क्या 1948 में कलात का पाकिस्तान में विलय एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसका शिकार बलूचिस्तान हुआ? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्या बलूचिस्तान में आजादी की मांग की जड़ें 1947-48 के घटनाक्रम में जुड़ी हैं, जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या विकास की कमी के चलते बलूच अलगाववाद को हवा मिली जिसका खामियाजा आज बलूची विद्रोही भुगत रहे हैं? और सवाल नंबर 5 जिस पर मैं चर्चा करूंगा पैनल के साथ, दर्शकों, क्या पाकिस्तान के हाथ से अब बलूचिस्तान पूरी तरह से निकल चुका है क्या? लेकिन अगले घंटे लगातार पूरा कंटेंट, पूरा विश्लेषण लेकर आपके लिए आए हैं
और समझिए उस पैनल के जरिए भी इस नए आंदोलन की रूपरेखा को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बलूचिस्तान का मिशन आजादी क्या है वो तो जान लीजिए दर्शकों, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद फाख्ता है। मुनीर शहबाज परेशान हैं क्योंकि बलूची अब कह रहे हैं हम आजाद थे, हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे। जरा इनसाइड स्टोरी क्या है बलूच विद्रोह की वो आपको मैं अपने सामने पीछे स्क्रीन जो आप देख रहे हैं उस स्क्रीन पर बताने जा रहा हूं। उस ग्राफिक के जरिए आपको ये समझ में आएगा कि बलूचिस्तान में क्या हालत है। हजरा इनसाइड स्टोरी 1 11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादी आजादी दिवस के रूप में मना रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए। ये झंडा बलूचिस्तान का है। दर्शकों इनसाइड स्टोरी 2 ये दिन 1947 में कलात की स्वतंत्रता की घोषणा से जोड़ा जाता है। कलात यानी आज का मौजूदा बलूचिस्तान। जी हाँ, इनसाइड स्टोरी 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। बलूच अलगाववादी इसे स्वतंत्र बलूचिस्तान के दावे का प्रतीक मानते हैं और भारत की आजादी से 3 दिन 4 दिन पहले बलूचिस्तान 11 अगस्त को आजाद हो गया था। इनसाइड स्टोरी 4 इज ऑन योर स्क्रीन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र बलूचिस्तान को मान्यता देने की अपील कर रहे हैं बलूची। पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि प्लीज उनके साथ आइए, उनके संघर्ष का हिस्सा बनिए और बलूचिस्तान को एक आजाद प्रोविंस समझिए। इनसाइड स्टोरी 5 बलूच राष्ट्रवादी पाकिस्तान पर दमन और शोषण के आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने उनके रिसोर्सेज का शोषण नहीं किया, वहां के इंसानों का भी किया है। इनसाइड स्टोरी 6 पाकिस्तान इस स्वतंत्रता के दावे को स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान बार बार कहता है कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा है और उनके टुकड़े पर वो पल रहा है। इनसाइड स्टोरी 7 पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानता है, भले जबरन ही सही। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, पूरा कंटेंट आज लेकर आए हैं, पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं और मैप भी लाया हूं। मैं आपको बताऊंगा बलूचिस्तान कितना टैक्टिकल पोजीशन पर है, बलूचिस्तान पर जिन्ना का कंट्रोल कैसे हुआ, जिन्ना कंट्रोल मॉडल क्या था, पाक पर कलात के कब्जे की कहानी क्या है, वो जानकारी भी आपके लिए साझा करने जा रहा हूं मैं और उसके बाद आप समझ पाएंगे। जी हां, जानकारी नंबर 1 1947 कलात ने पाकिस्तान में तत्काल विलय से इनकार कर दिया था। उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो कलात ने कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। जानकारी नंबर 2 कलात अपनी स्वतंत्र राजनीतिक स्थिति बनाए रखना चाहता था लेकिन खेल जिन्ना ने कर दिया। क्या खेल किया आगे बताता हूं आपको। जानकारी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों। मकरान, लास बेला और खरान जो इलाके थे वो पाकिस्तान के साथ चले गए, बाकी बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान में विलय होने का विरोध करता रहा। फिर साल आया मार्च 1948 का। जी हां, कलात पर पाकिस्तान का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और वहां पर सेना भेजने की बात हो रही थी, वहां पर लोगों का दमन किया जा रहा था। जानकारी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। बहुत क्रूशियल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इस पूरे आंदोलन से जुड़ी हुई कलात के खान ने पाकिस्तान में शामिल होने के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। बहुत दबाव था और वहीं से कलात और आज के बलूचिस्तान की बर्बादी की कहानी लिखी जानी शुरू हो गई। दर्शकों जानकारी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। बलूच असंतोष फैला। जी हां, राष्ट्रवादी धड़ों ने इस विलय को स्वीकार नहीं किया और तभी से ये लड़ाई चल रही है। कुछ हिस्सा समर्पित था पाकिस्तान के लिए और कुछ हिस्सा कहता था हम आजाद मुल्क हैं। जानकारी नंबर 7 पहला विद्रोह कब हुआ? खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। एक भाई दब गया, एक भाई ने विद्रोह किया। जी हां, जानकारी नंबर 8 बलूच राष्ट्रवादी इसे जबरन विलय बताते हैं जबकि पाकिस्तान इसे कानूनी विलय बताता है। ये पता नहीं कौन सा कानून था जिसमें एक मुल्क को धोखा दिया गया, एक मुल्क पर जबरन कब्जा किया गया। ये कौन सा कानून है दर्शकों? जानकारी नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। 1948 का यही विवाद आज के बलूच अलगाववादी आंदोलन के संदर्भ में गिना जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। एक अलग चश्मा है पाकिस्तान का जिस चश्मे से वो बलूचिस्तान के कायदे और कानून को देखता, समझता और बनाता है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अगले कंटेंट पर आते हैं। क्यों पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान अहम है? क्यों हाथ जोड़े पाकिस्तान बलूचियों के सामने खड़ा है कि हमसे अलग मत हो जाओ? वजह बताने जा रहा हूं। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के करीब 44% भूभाग पर बलूचिस्तान फैला हुआ है, यानी समझिए 50% हिस्सा बलूचिस्तान का है, आधा बच गया पाकिस्तान। इन्फो नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तान की आबादी का करीब 5% ही यहां रहता है, आबादी कम, भूभाग 50% के आसपास। जरा सोचिए वहां जिंदगी कैसी होगी जहां पर 5% लोग रहते हैं और आधा पाकिस्तान वहां है। इन्फो नंबर 3 लंबी समुद्री तट रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ग्वादर पोर्ट वहां पर है जो पूरी दुनिया का एक गेटवे है कारोबार करने के लिए, तो बहुत टैक्टिकल पोजीशन है बलूचिस्तान की। इन्फो नंबर 4 गैस, तांबा, सोना और दूसरे अहम जो मिनरल्स हैं, खनिज है, उनसे
समृद्ध है बलूचिस्तान और इसी का दोहन और शोषण तो पाकिस्तान सालों से करता रहा है, मदद चाइना भी कर रहा है। इन्फो नंबर 5, ईरान अफगानिस्तान की सीमा को दोनों देशों से सीधा संपर्क मिलाता है, यानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत मुफीद, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है दर्शकों, और इसीलिए पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़ना नहीं चाह रहा है। इन्फो नंबर 6, ईरान और आगे खाड़ी क्षेत्र तक रणनीतिक पहुंच है बलूचिस्तान की, जिस वजह से बलूचिस्तान इतना टैक्टिकल है। जी हां, समझिएगा, आगे पैनल के साथ डिस्कशन भी करेंगे और समझाऊंगा मैं आपको। इन्फो नंबर 7, अरब सागर पर चीन पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसे हम ग्वादर पोर्ट कहते हैं, और इंटरनेशनल गेटवे है, यानी पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अलग कर दिया जाए तो पाकिस्तान गरीब भूखा नजर आएगा और हो भी जाए। इन्फो नंबर 8, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बलूचिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में दर्शकों आप जानते हैं, वो बलूचिस्तान से गुजरती है, जहां पर बलूची विद्रोही उपद्रव मचाकर रखा हुआ है, काम नहीं होने दे रहे वहां। इन्फो नंबर 9, अरब सागर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अगर आप मैप पर देखेंगे तो बलूचिस्तान की जो टैक्टिकल पोजीशन है वो बहुत क्रूशियल है। जरा मैप पर आइए, बलूचिस्तान की टैक्टिकल लोकेशन की हम बात भी कर रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, कुल क्षेत्र पर जो है इनका 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर का है, ये है बलूचिस्तान। देखा जाए अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान अलग नहीं अगर होते हैं तो ये पूरा भूभाग पाकिस्तान कहा जाएगा, लेकिन बलूचिस्तान चूंकि अलग होता दिख रहा है, ये पाकिस्तान, ये भारत, ये काबुल, ये अफगानिस्तान और ये ओमान वहां आपको दिख रहा है, ये कराची पोर्ट है। तो ये वाला जो इलाका है ये पाकिस्तान का जो हरे रंग का दिख रहा है वो, और जो ऑरेंज रंग का आपको दिख रहा है भूभाग, ये बलूचिस्तान है। दर्शकों, ये अलग हो जाएगा तो करीब 44% हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया, और हर नेचुरल रिसोर्स, बहुत सारा सोना, चांदी, प्रेशियस स्टोन और जो मरीन एसेट्स है वो यहाँ पर आएंगे। तो अगर ये माइनस पाकिस्तान से हुआ तो पाकिस्तान की तो हालत ही खराब हो जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान के जरूरत का सारा सामान बलूचिस्तान जाता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा दर्शकों, आज डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। गौरीशंकर गुप्ता साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स डिप्लोमेट सर, बहुत प्रणाम आपको, बहुत शुक्रिया आने के लिए। अहमद मसी खान साहब आपको दिखाई दे रहे तस्वीरों में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मसी खान साहब, आप सीनियर पत्रकार हैं। और मेजर नदीम शेख आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स आर्मी पर्सनल, फिलहाल प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नदीम साहब। सबसे पहले मसी खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज बहुत अहम दिन था, 11 अगस्त, और हमने देखा तस्वीरों में कि पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर उतर आया है, वो अपने नेशनल एंथम को गुनगुना रहे हैं। बहरंग बलूच ने हजारों लाखों युवाओं को वहां पर संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जो लड़ाई चल रही है सालों से बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की, ये आगे भी मुसलसल जारी रहेगी। और पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जुल्म और सितम की तारीख अब ख़त्म हो गई है। जी, आपका शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। बलूचिस्तान सब्ज़बाद, जय हिंद। जय। देखें, ये जो हमारी जद्दोजहद है ये आज की नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है। ये 11 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी अंग्रेज ने दिया था, और इसकी ये बाकायदा अनाउंस हुआ था, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी, ये न्यूज़ है पूरा बाकायदा, दूसरे बहुत सारे अखबारों में भी ये आया था। जिन्ना साहब ने हमारी आज़ादी को माना था। जिन्ना खान कलात का वकील था, उसको खान कलात पैसे देता था कि अपने वकालत करे ये जो मामलात इंग्रेज से तय करने के लिए। फिर जो है जिन्ना ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने, दोनों ने मिलकर, सिर्फ जिन्ना ने नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी वो उससे पीछे हट गए। जिन्ना साहब ने मार्च में ज़बरदस्ती हमारे इलाके के ऊपर आके कब्जा किया जोर के थ्रू, और वही जो आर्मी ऑफिसर जिसने कि हमारे इलाके पे कब्जा किया, उसने 6 महीने पहले कश्मीर में जाके गड़बड़ जो शुरू की थी, ये वही आर्मी ऑफिसर था जो कि पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी वॉर की फलसफा है जो वो आज तक चला रहे हैं, ये उसके बानी थे। तो हमारे मुल्क को हमारे हाथ से लिया गया। हमारे लोग जो है वो खामोश नहीं बैठे, वो बार बार उठ खड़े हुए और पाकिस्तान की बर्बरियत के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की। आपको मालूम है शायद कि आपने अभी यहाँ बताया कि खान कलात ने तो दस्तखत कर दिए, लेकिन देखें 6 अक्टूबर 1958 को
उसने कलात में पाकिस्तान का झंडा उतार कर कलात का झंडा दोबारा डाल दिया। तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के फौज ने आके वहां पर कलात के मस्जिद को हमला किया, मस्जिद के जो मेंबर हैं उसको गिराए और उनके 6 लोग शहीद किए गए। और खान कलात को जो है पाकिस्तान के मार्शल लॉ लगने से 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान में जो अयूब खान आए अक्टूबर 1958 में, उससे 3 हफ्ते पहले उनको गिरफ्तार करके ले गए। फिर हमारे बलोच खड़े हुए और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए जंग की। तो नवाब नौरोज खान, उसको इन्होंने पंजाबी जिहादी जल्लादी जो जनरल हैं झूठ बोलकर कुरान का वास्ता देकर कि आए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हमसे अमन की बात करें। वो बुजुर्ग आदमी 90 साल का, वो पहाड़ से उतर के आए। जब आए तो उसके 7 बेटों को, 7 बेटे का मतलब ये है कि उसके अपना भी बेटा था और उसके भतीजे, सबके सबको इन्होंने फांसी पे चढ़ा दिए। ये जो जल्लादी पाकिस्तानी फौज है। उसके बाद शेर मोहम्मद मरी ने अपनी जद्दोजहद किए, उसके चलती रही 73 आया, हमें उन्होंने एक छोटा सा 11 महीने के लिए हुकूमत का चांस दिया सरदार अताउल्लाह मेंगल को। फिर उन्होंने हुकूमत बर्खास्त करके दोबारा फौजकुशी की और वो फौजकुशी 4 साल तक जारी रहा। 77 में वो फौजकुशी खत्म हुआ। उसके बाद देखें, उसके बाद मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने वो फौजकुशी की। हमारे ऊपर कूल लीडर था, जनरल था, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने जब आके हमारे नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया। देखिए ऐसे है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मुकद्दस होते हैं किसी जमीन के लिए, अगर आप उसको हाथ लगा देते हैं चाहे कोई उसके साथ खड़ा हो या ना हो। शायद हमें अकबर बुगटी जब वो जिंदा थे इतने पसंद नहीं थे, लेकिन उनकी शहादत ने उनको बलूचिस्तान का सबसे बड़ा लीडर बना दिया जी। और आज 20 साल हो रहे हैं कि उनकी शहादत को देखकर सबके सब लोग खड़े हो गए। आप देख रहे हैं कि आज ये जो कारवान है ये लोअर मिडिल क्लास के हाथ में है। आप देख रहे हैं जो जर्मनी के सड़कों पर, लंदन के सड़कों पर ये नौजवान, इनको अब आप पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि बातचीत मुज़ाकरात के जरिए अपने फौज को वहां से निकाले। ठीक है, यही ऑनरेबल तरीका है। ठीक है, आप अगर ज्यादा रहेंगे ज्यादा खून खराबा होगा, फायदा किसी का नहीं है। हमारी तो यही इल्तिजा है, बातचीत करें, मामले को तय करें और हमारे इलाके से को आप खैर बात करके चले जाएं। हमारी यही दरख्वास्त है। पॉइंट टेकन अमर साहब, प्लीज स्टे विद मी। मेजर नदीम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने सुन लिया कि मांग क्या है, अमर मस्ती खान साहब क्या कह रहे हैं। क्यों नहीं बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनने दिया जाता है? क्योंकि जिन्ना साहब जब थे, किस तरीके से बलूचिस्तान का विलय पाकिस्तान में हुआ, वो कहानी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उस पर हम डिबेट क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का रेबल मूवमेंट वहाँ पर हो रहा है, जिस तरह से 70-80 सालों से जो बलूची विद्रोही हैं लगातार देश को आज़ाद कराने की मांग कर रहे हैं, आपका भी बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना के बहुत सारे जो जवान हैं वो शहीद हुए इन जो एक्शन हो रहा है वहाँ पर। क्यों नहीं आप आज़ादी दे देते बलूचिस्तान को? क्या दिक्कत है? क्यों जबरन किसी देश पर कब्जा करके बैठना? पहले तो ये ज़हन में रखें कि शहादत नुकसान नहीं होती, बल्कि हम मुसलमानों में शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। और सवाल के जवाब देने से पहले मैं जनरल माथुर बैठे हुए हैं, मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर हैं, सर अभी लग गए होंगे गूगल में, और इससे पहले कि मैं कोई सवाल गूगल का हवाला दूं सर पहले से निकाल के रखेंगे। एनीवे सर, जहाँ तक ताल्लुक है बलूचिस्तान का, देखिए ये 44% ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पे जो बलोच पॉपुलेशन है टोटल, उसकी आबादी जो है हार्डली 40 लाख के करीब है। इसमें भी बहुत सारी इनकी जो है, जिसमें बुरुफत है, मीर हैं, बजन जो हैं, बहुत सारी इनके अंदर जो है वो कास्टें हैं, मैंगल हैं, बहुत सारे, ये सब एक नहीं है। दूसरी बात ये कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बलूचिस्तान की वो 15 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, और बॉम्बे की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है आप लोगों के यहाँ वो 27,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो 15 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर और 27,000, अगर आप कोयटा कैपिटल जो है उसको शामिल कर लें
तो तकरीबन 42 या 45% पर स्क्वायर किलोमीटर बनता है। सर माथुर अभी निकाल लेंगे उसमें से, फौरन गूगल में से सर करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सर सॉरी, मैं आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं वैसे ही लाइटर मोड में बात कर। जहां तक ताल्लुक है ये 44% है। आपने खुद अभी अपने प्रोग्राम के प्रीमाइज में बताया कि 5% है पॉपुलेशन यहाँ पाकिस्तान, 50 लाख के आसपास आबादी है। ये तो जी जी, ये आपने बताया ना, ये आपने बताया। तो उसमें से भी अगर आप बलोच पॉपुलेशन निकालेंगे तो वो तकरीबन 1.5% बनेगी। उसकी वजह ये है कि खुजदार से शुरू हो जाता है, या खुजदार से थोड़ा आगे कर ले, कोयटा के थोड़ा साउथ से, जो कोयटा कैपिटल है, अगर आप क्लिप देखेंगे, मेरी बात सुने, तो कोयटा और कोयटा का जो नॉर्थ है पूरा बलूचिस्तान, वहां पे पश्तो स्पीकिंग आबादी है। यानी वहां पर 60% जो है वो पश्तो स्पीकिंग है, और उसके बाद उसमें और बहुत सारी भी कौमें हैं, हजारा भी है, और आपने देखा होगा इस तरह के, और साथ साथ ये बलोच पॉपुलेशन के। मैं आपको सिर्फ कराची की आबादी बता दूं, ये अकेले इतने बड़े मुल्क की बात कर रहे हैं कि 40 लाख पर ये कर लेंगे, तो कराची की आबादी इस वक्त 3 आप करोड़ से गलत कह रहे ज्यादा हैं। मैं एक यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ, बलूचों की आबादी है बलूचिस्तान में, वो 8 मिलियन है बलोचों की, 80 लाख, और वो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में है वहां पर वो मेजॉरिटी में है। देखिए, जो पश्तूनों का इलाका है वो उनका इलाका है, वहां पर हमने कभी क्लेम नहीं किया, या आपको मालूम है नदीम साहब, जो जी जी सर, उनका इलाका अलग है हमसे। इसमें बहस की, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बचा, मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ। मस्ती भाई के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में आता हूँ, उनके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं मुझे, अकेले फेस करता हूँ 4 लोगों को। आपने देखा है जनरल उपेंद्र, तो हम मुस्कुरा रहे हैं कि हर जगह सर एक मुझे ही आप फंसा देते हैं, अकेला बैठ के मुझे सारे इनको फेस करना पड़ता है। एनीवे, तो बात यह है कि देखिए, इसमें आपने खुद जैसे बताया, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये तो आप उस पर जब डालेंगे गूगल पे या विकीपीडिया पे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप 8 बिलियन भी ले लें, सर मस्ती खान की बात को मैं चले अग्री कर, तो 8 बिलियन भी ले लें, 80 लाख बनते। सिर्फ कराची की आबादी जो है ना 3 करोड़ से ज्यादा है इस वक्त, जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस हुआ। आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने इतनी गलत जगह सेलेक्ट की है, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जहां पॉपुलेशन इतनी कम है, आप कैसे समझते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इतनी आसानी से जो है ये इस एरिया को छोड़ देगा, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, जो उसमें अगर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट दे रहा है पूरी दुनिया के अंदर। दूसरी बात यह कि जाफर एक्सप्रेस आपको पता है, ये एक लूप बनाती है पूरे बलूचिस्तान में, खासतौर पर साउथ एरिया में जहां बलोची पॉपुलेशन है, और ये यहाँ से सारा ये चलती जाती है और पंजाब से आती है और पूरा लूप बनाती है। मेजर नदीम, मैं चाह रहा हूं कि आप सीधे क्रक्स का जवाब दीजिए, क्यों नहीं आप इस देश को या इस प्रोविंस को अलग कर देते जब वहां पर लोग मरने मारने को तैयार हो गए हैं? आप सीधा जवाब नहीं, यही मेरी बात का जवाब यही था कि वहां लोग मरने मारने पे इस तरह तैयार नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो एम्बुश करते हैं, जो माउंटेनस टेरेन को, ये जो थिनली पॉपुलेटेड एरिया है दुनिया का, थिनली पॉपुलेटेड एरिया है दुनिया का, उसको इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एम्बुशेस करते हैं और चले जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में किसी शहर पे खारान, बसीमा, पंचगोर, दाल बदीन, यू नेम एनीथिंग, कल्लात के किसी भी, आप मुझे बता दीजिए, लसबेला, हब, कहीं कोई धरना हो रहा है, कहीं कोई जलसा जुलूस हो रहा है, कहीं कोई कर्फ्यू लगा हुआ है? ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं। हाँ, 5 लाख लोगों की भीड़ तो मैं अपने कार्यक्रम में दिखा रहा हूं, 5 लाख लोगों की भीड़। ये तो मेजर नदीम, जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, ये 5 लाख लोग कुछ होते हैं? ये आप पुराने क्लिप ना दिखाएं, आप बात करें। ये आज की क्लिप है नदीम साहब, ये कल से लेकर आज तक की क्लिप है। बलोच, जी, महारंग बलोच अरेस्टेड है, महारंग बलोच नहीं है। हाँ, ये आप दिखा सकते हैं कि आज की क्लिप करके, तो इसमें लोग भी आप गिनने कितने हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक है, और इनकी ये जो बात कर रहे हैं, शहरों के अंदर जो खर्चे है उनकी डिमांड कुछ और है, उसमें मिसिंग पर्सन्स की अलग मुतालबात है, उनमें अपने जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं वो एक अलग डिमांड है। ये जो पीएलए की डिमांड वाले हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर है। ये तस्वीर देखिए नदीम साहब, ये मुट्ठी भर लोग थे। जी, जो मांग कर रहे हैं आजादी की। दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ आपको कंपेयर करना चाहिए खालिस्तान से, ठीक है। आप बात कर रहे हैं तो फिर इसको खालिस्तान से भी कंपेयर करें। इसका एक्सेशन साइन किया हुआ है, पूरी दुनिया के सामने रिकॉर्ड है खान और कल्लात ने, और खाली कल्लात बलोचिस्तान नहीं है। आपने शुरू में अपने प्रीमाइज में गलत बोला और फिर बाद में उसकी तस्वीर भी की, आपने कहा कि जी मकरान था और उसमें लसबेला था, और मुझे एक सवाल पूछने, उसमें कल्लात था, उसमें ही सारी चीजें, सवाल पूछने ठीक है। तो खाली कल्लात इज नॉट बलूचिस्तान,
पहली बात तो ये कि ये सदर्न पार्ट है बलूचिस्तान का। जी, मस्ती खान। और उसमें नदीम भी साहब, मैं इन्होंने- आपसे एक मस्ती सवाल खान साहब पूछूं? ने खुद आपको पॉपुलेशन बता दी आज, वो कहते हैं 8 मिलियन, चले मैं 8 मिलियन इनकी बात अब मान लेता हूँ। नदीम साहब सवाल पूछ रहे हैं, मस्ती खान को मेजॉरिटी है पूछना वहाँ है। पे, मेजॉरिटी मैं आपसे वहाँ एक सवाल पश्तो पूछना स्पीकिंग चाह है। अब पश्तो स्पीकिंग कहाँ जाएंगे मैं अगर इनको आपसे एक बलूचिस्तान दे दो? नदीम साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। देखें, जी, खान जी, ऑफ कलात के जो फरमा रवा थे, जो उनके सक्सेसर थे, जिनका नाम मीर सुलेमान दाऊद है, वो आज कहाँ बैठे हुए हैं? मीर सुलेमान दाऊद लंदन में जिला वतनी गुजार रहे जी हैं जी ना? पता है मुझे। जो जी, पता है। मैंगल का बड़ा बेटा जो है जावेद मैंगल, वो कहाँ बैठा है? जिला वतनी गुजार रहा है। नवाब मरी जी, जी। के जो 2 बेटे जो उनके लाइन पे मैंगल चलते हैं, साहब वो खुद कहाँ है? पाकिस्तान में, मैंगल साहब पाकिस्तान में, नहीं, ये उनके बता जो दें। बेटे जो उन्हीं के लाइन पे उनकी सियासत कर रहे हैं, वो कहाँ है? आपने कोई वो स्पेस आ रहे नहीं हैं, छोड़ा लेकिन भाई। मैंगल साहब आपने पाकिस्तान देखे, में सियासत कर नदीम साहब देखे, नदीम साहब, आप यहाँ पे पूरे दुनिया के आगे आज आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। सोशल नहीं, मीडिया मैं झूठ है, बोलूंगा भी नहीं, मैं झूठ बोलूंगा सोशल भी नहीं। मीडिया के थ्रू सारी बात पहुंच रही है दुनिया मेरी के बात की आगे। हैसियत नहीं है। मारंग बलोच जी, जी, हमारी सबसे पॉपुलर लीडर है। आपने उनको आर्बिट्ररी बताइए। डिटेंशन में आज 16 महीने से डाला हुआ है। ये अरे आपके बाबा, मुल्क में आसिया अंद्राबी नदीम को भाई, इन्होंने उम्र कैद की सजा भी दे दी। आसिया अंद्राबी, उसके नदीम साथ साहब, एक कितनी चीज औरतें मुझे बेचारी बताएं, इंडिया मुझे आप बंद एक है। बताएं। ये तो होता है इस तरह नदीम काम। साहब, मुझे आप एक बात बताएं। नदीम साहब, एक और सवाल का जवाब दें। जी जी। इमरान जी, खान मस्ती। आपका सबसे पॉपुलर लीडर था, उसके बारे में ये बात गुश्त है कि शायद आप लोगों ने उसको जेल में ही मार दिया है। ये तो आपकी फौज है, आपकी फौज का मस्ती भाई ऐसा मुताला नहीं है, मस्ती भाई ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है। वजाहत खान ने कल ये नहीं। रिपोर्ट दी है कि 3 बड़े सीनियर अफसर ने कहे हैं कि उनको मार दिया गया है। आपके जीएचक्यू मस्ती के भाई लोगों ने कहा है। मैं भी मस्ती भाई, दुनिया में चीजें इंडिकेटर्स होते हैं, हर चीज के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उन लोगों के उनके कुछ हमनवा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप छुप के किसी के साथ कुछ भी कर दे और ऐसा ना हो, ऐसा नहीं अगर होता। आप कह रहे हैं ये चीजें गलत सामने है, आती ये हैं। गलत है, मुझे नदीम भाई एक बात बताएं, ये अगर ये बात गलत जी, है, जी। भुट्टो साहब को आपने क्यों फांसी पे चढ़ाया? मस्ती भाई, उनका केस मुझे आपको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट ने दी, हाई कोर्ट ने सुप्रीम सजा कोर्ट दी, क्या ट्रायल कोर्ट गलत ने दी है? सजा सुप्रीम दी। कोर्ट ने अभी खुद से कहा कि गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं, माना कि गलत वो नहीं गलत था कहा फैसला। उन्होंने, गलत नहीं कहा उन्होंने, ये कहा नजरसानी के अंदर कि इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से देखना चाहिए। नदीम, आप खामखा की बात ना करें। मेरा खुद अंकल भाई, ज़िया के कैबिनेट में था, सोशल उसने मीडिया ज़िया पे से पड़ा हुआ है ना, पूछा। आप उसको उठा के देख लें डिसीजन। नदीम बात जो सुनिए, रिव्यू नदीम साहब डिसीजन। बात सुनिए। ठीक है, जनरल उसने माथुर, ठीक ज़िया है। से पूछा कि अहमद आपको साहब, क्या हाँ। जरूरत थी कि भुट्टो साहब के कत्ल करे? मेरे अंकल ने खुद से पूछा। ज़िया ने कहा कि कबर एक थे, बंदे हम 2 थे, तो मैंने भुट्टो को उसमें डाल दिया। आप क्यों यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं? ये आपके पंजाबियों ने जो ज्यादतियां की, जो आपके पंजाबियों ने ज्यादतियां की है दूसरे कौमों के साथ, आप समझते हैं पाकिस्तान बचेगा? नहीं बचेगा। बाकी शहरों में बिल्कुल कोई नहीं। दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही मस्ती भाई। तमाम ठीक है मुल्क जनरल एक साथ रह साहब, रहा है। जनरल माथुर, कराची- ठीक है। मेजर नदीम, प्लीज स्टे विद मी। जनरल माथुर, मैं सर, आपके सर। पास आ रहा हूँ। जो अहमद मस्ती खान कह रहे हैं वो, और जो मेजर नदीम बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कंबल ओढ़ लें तो क्या अंधेरा हो जाएगा दिन में, या आंखें बंद कर लेने से सामने जो शेर बैठा है वो आपका शिकार नहीं करेगा? नदीम साहब जो बातें कह रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान ने कितनी कत्लो गारत वहाँ पर की हैं, कितनी दिक्कतें पैदा की हैं। बलूच हज़ारों लोग वहाँ से गायब हो गए, अगवा किए गए, मार दिए गए, स्टूडेंट, बच्चे, औरतें। और बहरंग बलूच की कहानी तो ऐसी सर कि आप सुनेंगे तो आप रो देंगे। बहरंग बलूच पर जितनी जाती की उसके बाद पाकिस्तान, अब देखिए, अब पाकिस्तान जिस तरह की बातें कह रहा है, वो कह रहा है भाई हम तो न्यूक्लियर पावर स्टेट है, हम तो छोड़ेंगे नहीं बलूचिस्तान को। 44% एरिया है, 80 लाख वहां पर आबादी है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। जसवंत सिंह लाडरा की भी बताएं, आसिया अंद्राबी की भी कहानी सुनाएं, इनकी भी बताएं। बिल्कुल बताएंगे सर। जनरल साहब प्लीज गो अहेड। देखो अमित, देखिए मैं 2-3 बातें आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी मेजर नदीम ने कहा, पहली बात तो मेरे को इंटरनेट देखने की आवश्यकता होती नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा, मैं ऐसे ही कह देता हूँ कि आई नो जो 1 मिनट यार प्लीज नदीम, दिस इज नॉट द वे, लेट्स बिहेव। मैंने पूरा आपकी बात को, अजीब बात कर रहे, मैंने तो किसी को बात ही नहीं की, मैं तो कह रहा हूँ कि बोले सर। 60% जिसमें जो गलत है उसको मैंने सुना। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बंदूक की नोक पर जो विलय पत्र करवाया गया,
खान ऑफ कल्लात से, वो तो लीगल है। और जो जेन्युइनली भारत के साथ जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र किया, ठीक नहीं है। जिस बात को मेजर नदीम, आप खुद अपने आप सोच के देख लेना कि आपने क्या कहा थोड़ी देर पहले। सर जूनागढ़ में क्या हुआ, हैदराबाद दक्कन में क्या हुआ, नदीम, ये भी तो बताया please ना, let me बात talk. बताया करें ना। I didn't say a word. गवा I did not say a में word क्या when you हुआ? जो जम्मू कश्मीर का विलय था, भारत में अनकंडीशनल विलय था, एज पर द नॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश। जब वो छोड़ करके गए, कोई इसमें डाउट नहीं है। उसके बाद बल प्रयोग करके आने की कोशिश करी गई, तो कश्मीरियों ने खदेड़ा है आपको। इंडियन आर्मी वहां नहीं थी। 22 तारीख को झगड़ा कश्मीरियों ने आपको खदेड़ना शुरू किया है, और 27 तारीख को इंडियन आर्मी वहां पहुंची। कोई डाउट मत रख लेना। तो ये आपको इतिहास पढ़िए, और मुझ पर कह रहे हैं कि आप गूगल चेक कर लें खुद जा करके। आपको इतिहास पता होना चाहिए, एंड अनफॉर्चुनेटली यू बिलोंग टू दैट रेजिमेंट। अगर आपको वहां का इतिहास नहीं पता तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल पॉपुलेशन का है, अगर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी कम है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो देश, वो हिस्सा किसी और का हो जाएगा जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पर ज्यादा है। बार बार पख्तूनों की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी दूध की नदियां बह रही हैं? वहां भी मार पड़ रही है लगातार। वहां भी F-16 का आप प्रयोग कर रहे हैं, गनशिप्स को लगा रहे हैं वहां पर। ये बात आपको सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है मेजर नदीम। तीसरी बात मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जब आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, कितना परसेंट क्या है, आप अब गूगल खुद करके देख लें कि कराची की जो जनसंख्या 1947 में थी, उसमें 51% हिंदू थे, 44% मुसलमान थे, बाकी दाएं बाएं के थे। आज क्या हालत है वहां की? तो आप परसेंटेज की और डेंसिटी की बात अभी फिलहाल ना करें। अगर डेंसिटी कम है, इसका मतलब यह नहीं है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो आकर के उस पर कब्जा कर लेगा। डेंसिटी कम की बात कर रहे हैं तो अभी तक रूस पूरी दुनिया का गुलाम होना चाहिए था, क्योंकि रूस के आधे से ज्यादा हिस्सों में डेंसिटी नाम की धातु ही नहीं, इतना कम है वहां पर। तो इसको छोड़ दें। जो जिसका इलाका है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी भी हो, अगर ये बलूचों का इलाका है तो ये बलूचों का इलाका है, फुल स्टॉप। दूसरी प्रश्न मैं आपसे ये पूछता हूं कि 1970 में, उससे पहले तक तो ये था नहीं आपका सूबा। 1970 में जब आपने इसको सूबा बनाया, अगर यहां पर बलूच थे ही नहीं तो इसका नाम बलूचिस्तान क्यों रखा? इसका नाम पाकिस्तान रखना चाहिए था या पख्तूनिस्तान रखना चाहिए था? क्यों नाम बलूचिस्तान दिया? क्योंकि आपको पता था, दुनिया को मालूम है कि वो बलूचों की जगह है। इस वजह से आपने स्वयं इसको बलूचिस्तान का नाम दिया मेजर नदीम। तो ये बात आप समझिए, जो बलूचों की जगह है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास पंजाब में पॉपुलेशन डेंसिटी 27,000 है तो आप ला करके उसको कब्जा कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं जो डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग का जो तरीका पाकिस्तान का है, इसका भी जवाब, इसको भी आप देख लीजिएगा गूगल में, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान में 1947 में लगभग 90%, 85 से 90% शिया थे। आज 39% शिया हैं। दिस इज डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग। आप बात कर रहे हैं कि ये हिस्सा हमारा, वो हिस्सा तुम्हारा। शख्स काम वैली 3,500 स्क्वायर किलोमीटर आपने भारत के जम्मू कश्मीर से चाइना को गिफ्ट कर दिया। इसका जवाब भी आप अपने हिसाब से सोच लें। तो जब आप शख्स काम वैली दे सकते हैं तो बलूचिस्तान का कोई हिस्सा किसी और को गिफ्ट नहीं कर देंगे, इसकी क्या गारंटी है? यह बात भी बलूचिस्तान के लोग समझ रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि जब आपने गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि आपका है भी नहीं, उसका हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दिया, तो पासनी आप अमेरिका को दे रहे हैं, आपने ग्वादार चीन को दे दिया, तो आप जो है आपका नहीं, उसका सौदा पूरी दुनिया से कर रहे हैं डॉलरों के लिए। फिर आप कहते हैं कि जब आपकी पॉपुलेशन 47-45% पॉवर्टी लाइन से नीचे, फिर आप कहते हैं दूध और शहद की नदियां बह रही हैं वहां पे। आप इधर का पैसा उधर ले रहे हैं। आप 10 अरब डॉलर अमेरिका से मांग रहे हैं क्योंकि आपने उनकी बातचीत करवा दी थी। गरीबी, आप इस बात को, इकोनॉमिक कंडीशंस, आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, तो आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें आप देखिए और इसको सोच समझ करके अपनी गलती को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें। ये जो वहां पर ये विद्रोह है, नया नहीं है।
48 में पहला शुरू हुआ था, उसके बाद 58 में, 60 में लगातार वहां पर विद्रोह चल रहा है। और फिर ये डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का कोई, मुझे लगता है कोई दिस इज सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट। तो मेरा ये मानना है कि आपको अपने आप सोचना चाहिए कि वेयर हैव थिंग्स गॉन रॉन्ग। राइट सर, राइट सर, राइट नहीं, रॉन्ग। मेरे साथ अम्बेसडर गौरी शंकर साहब भी, उनके पास मैं जा रहा हूँ। अम्बेसडर साहब, पाकिस्तान की कहानी, बलूचिस्तान की ज़बानी और दुनिया भर का टर्मोइल और जो पेन बलूचिस्तान में आप सालों से ट्रैक कर रहे हैं सर, अब ऐसा लगता है कि क्या पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान अब बिल्कुल जा चुका है? नदीम साहब भले डिफेंड कर रहे हो पाकिस्तान को, लेकिन मुझे लगता है आने वाले कुछ साल, कुछ महीने बहुत मुश्किल भरे होंगे पाकिस्तान के लिए। नमस्कार अमित जी, नमस्कार हमारे तीनों को पैनलिस्ट को भी प्रणाम सर। प्रणाम सर। देखिए, ऐसा है कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री आप सब लोगों ने बड़ी डिटेल में बताई है, तो इसमें 3-4 चीजें बड़ी क्लियर हैं। पहली तो यह है कि 1947 में 11 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आजाद देश का दर्जा दिया गया था, और उसके बाद बल प्रयोग करके और धोखे से उसको पाकिस्तान में विलय किया गया। ये बिल्कुल क्लियर हिस्ट्री का हिस्सा है, इसको कोई नकार नहीं कर सकता। और उस मार्च 1948 से लेके अब तक बलूच लोग अपने संघर्ष में जुटे हुए हैं कि उनको जो अधिकार मिला था 1947 में वो वापस मिले, उनकी आज़ादी हो और वो एक स्वतंत्र देश के रूप में माना जाए। अभी पिछले 5-6 साल में इनका जो आंदोलन है वो एक बहुत ऊंची सीमा पर पहुंच गया है। ये बात अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसको ज्यादा नहीं दिखा रहा अभी तक, लेकिन कुछ हद तक अब दिखाने के लिए बाध्य हो रहा है। जब लाखों लोग बाहर आ रहे हैं और पाकिस्तान की जो इनकी सेना है उसके ऊपर जगह जगह पर हमले हो रहे हैं, तो उसके बाद कुछ हद तक उसमें कवरेज इंटरनेशनल प्रेस में उनको मिलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कम मिल रहा है। सच्चाई ये है कि बलूचिस्तान के सभी लोग, जो 80 लाख लोग हैं, 8 मिलियन या 8 से ज्यादा मिलियन की जो भी पॉपुलेशन है, वो ये चाहते हैं कि इनकी एक डिमांड जो है, जो 1947 से चल रही है, उसको माना जाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनको आज़ादी दे। आपने देखा इजराइल पहला देश है जिसने इसको सपोर्ट किया है, और अभी कुछ और देश सोच रहे हैं कि इसको सपोर्ट किया जाए। बलूचिस्तान ने अपना झंडा बना दिया है, अपना नेशनल एंथेम डिक्लेयर कर दिया है, अपनी आज आज़ादी का दिवस बड़ी जोर शोर से मना रहे हैं। तो ये शुरुआत हुई है, और मेरे को लगता है कि इस शुरुआत के बाद में पाकिस्तान को बाध्य होना पड़ेगा, सूनर और लेटर, आज नहीं तो 1 साल में, 2 साल में उनको बाध्य होना पड़ेगा। ये रियलिटी माननी पड़ेगी कि बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए। अब पाकिस्तान बलूचिस्तान को आज़ाद नहीं करना चाहता, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये टेरिटरी बहुत बड़ी है, 44% पाकिस्तान चला जाएगा। दूसरा, ये टेरिटरी में मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बड़ी मात्रा में हैं, और उनका शोधन करने के लिए काफ़ी लोग आगे आना चाहते हैं। चाइना का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है, तो ये सब लोग आगे आना चाहते हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि वो रिसोर्सेज का यूज करे और उन रिसोर्सेज को और जगहों पे यूज करे, क्योंकि बलूचिस्तान में उन्होंने डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं किया है। वहाँ की आप सड़कें देखें, वहाँ की आप वहाँ एयरपोर्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, और वहाँ पे सड़कें बिल्कुल बुरी हालत में हैं, और कोई डेवलपमेंट की, आप एजुकेशन का कोई डेवलपमेंट वहाँ नहीं है। तो इस तरह की स्थिति उन्होंने की हुई है। तो नेचुरली वहाँ जो भी पैसा आता है वो बलूचिस्तान में नहीं और जगहों पे उसका उपयोग किया जाता है। और बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री होगा किसी दिन जब बनेगा, क्योंकि सी का एक्सेस है, सेंट्रल एशिया में उसकी एंट्री है, अफगानिस्तान और ईरान के साथ उनके बॉर्डर होंगे। तो ये सब जो है बहुत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब प्रश्न यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज को मानेगा या नहीं। अब आप देखिए कि पीओके में भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहां भी काफी बड़ी संख्या में लोग बाहर आ गए हैं, जबकि वो पाकिस्तान उसके ऊपर कब्जा बनाए हुए है। वो जो आंदोलन है वो छुपा हुआ नहीं है, विदेशी प्रेस को वहां जाना मना कर दिया गया है।
कुछ लोग वहां गए हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि काफी लोगों को, 50-60 लोगों को वहां की सेना ने उसको मार डाला है। पता नहीं कितने नंबर हैं, हम कह नहीं सकते। लेकिन बलूचिस्तान का अगर ये देखा जाए आंकड़ा, तो वहां तो हजारों लोगों को मारा गया है पिछले कुछ वर्षों के अंदर ही। तो ये एक जो जो इनकी पाकिस्तान आर्मी की एक नीति है कि आप विद्रोह को दबा दो, लोगों को मार दो, ये कब तक चलेगी? ये मेरे को नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक चलेगी। इसकी जरूर कभी ना कभी बहुत नियर फ्यूचर में इसकी जो है वर्ल्ड जो है वो भत्सर ना करेगा, और पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि ये एरिया इंडिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंट उसको बनाना चाहिए। और जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया कि पॉपुलेशन कम है, तो ये तो आप कनाडा का भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। इतना बड़ा कंट्री है, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो आप उस पर भी जाके कब्जा कर लीजिए। क्योंकि आपके पास तो कराची में करोड़ों लोग हैं, उनको भेज दीजिए वहां पे कनाडा में, कंट्रोल में कर लीजिए। ठीक और है। कई देश है, मंगोलिया है जिसमें सबसे कम पर कैपिटा वो पर ऑलराइट सर, स्क्वायर किलोमीटर सब डेंसिटी है, बिल्कुल समय तो खत्म हो वहां चुका पे है। आप भेज दीजिए और उसको थैंक यू पूरा सो मच कंट्रोल में कर जेंटलमैन लीजिए। फॉर ज्वाइनिंग ये द शो। आर्ग्यूमेंट तो बड़ा रिडिकुलस मुझसे है कि खान सर उनकी बहुत जो बहुत शुक्रिया। मेजर नदीम बहुत शुक्रिया आपका भी। मेजर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी।